हे गाइस, वेलकम बैक टू फिजिक्स फॉर कॉज। मेरा नाम शिवम डंगवाल है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। सो लेट अस बिगिन विद अल्फा डीके फर्स्ट। ओके, सो हमें क्या पता है अल्फा पार्टिकल के बारे में? जो अल्फा पार्टिकल होता है इट इज बेसिकली अ हीलियम न्यूक्लियस। ये क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो हम किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं? हीलियम जिसके अंदर दो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, दो न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसको हम इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली द हीलियम न्यूक्लियस। अब अल्फा डीके के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास एक होता है पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस जो कि स्प्लिट होता है इनटू द अल्फा पार्टिकल एंड द डॉटर न्यूक्लियस। तो मान लेते हैं दिस इज द डॉटर न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल। सो लेट अस बिगिन विद द पेरेंट न्यूक्लियस। मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है जिसके अंदर जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एंड ए इज द एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो जो डॉटर एटम है क्या होगा उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। मान लेते हैं इट ब्रेक्स इनटू द एलिमेंट वाई। तो यहां पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा Z-2 होगा और जो मास नंबर होगा A-4 होगा। प्लस अल्फा पार्टिकल को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? हीलियम-2 4। अब आप बोलोगे कि ये क्यों आया है? ये इसलिए आया बिकॉज नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स राइट साइड में सेम होना चाहिए। तो Z इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये -2 और -2 विल कैंसल आउट, तो Z इज इक्वल टू Z हो जाएगा। सिमिलरली जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास जो होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए ताकि बैलेंस आउट कर सके। सो A इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, -4 विल कैंसल आउट, तो ये दोनों भी सेम हो गए। सो दिस इज हाउ कि हम किस तरीके से अल्फा डीके को समझते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन विच यू नीड टू नोट डाउन। इसका चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? यूरेनियम का एक एलिमेंट है जिसके अंदर 92 प्रोटॉन्स एंड इसका मास नंबर इज 238 और ये स्प्लिट होता है इनटू थोरियम एंड द अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल तो ये होगा He4। अब आप मेरे को यहां पर ये बताओ, अगर ये 92 है तो यहां पर क्या आएगा? ऑब्वियसली 2 में क्या जोड़ोगे? 90 आएगा यहां पर, देयरफॉर 90 यहां पे आएगा। अगर ये 238 है, ये 4 है, तो यहां पर क्या आएगा? तो थोरियम का जो मास नंबर है डेट विल बिकम 234। और अगर आप यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो देखते हो N/P विच शोज द स्टेबिलिटी, तो अगर आप यहां पर करते हो यू विल गेट 1.58 और यहां पर आप N/P करते हो यू विल गेट 1.60। तो आप कह सकते हो N/P का जो रेशियो है इट इज इंक्रीजिंग इन केस ऑफ अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या होता है? जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जो रेशियो रहता है वो इंक्रीज करता है इन केस ऑफ अल्फा डीके। ओके, अगर हम किसी भी डीके के बारे में बात करते हैं, इन एनी डीके इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सम ऑफ मास नंबर, जो मास नंबर का सम है एंड जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर है सॉरी, रिमेन्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होना चाहिए जो कि अभी हमने ऊपर देखा। यहां पर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 92 है तो जो सम है दैट इज 92। अगर यहाँ पे 238 है दैट इज द सम इज 238। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो हम क्या कह सकते हैं? इट ओबेज वॉट? इट ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वी कैन इजिली से दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, इन द केस ऑफ अल्फा डीके वी कैन डिस्कस दैट अगर यहां पर क्या हो रहा है? स्पॉन्टेनियस अल्फा पार्टिकल एमिशन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस अल्फा पार्टिकल एमिशन हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? जो रेस्ट मास होगा ऑफ
डॉटर न्यूक्लियस, क्योंकि डॉटर न्यूक्लियस में स्प्लिट करता है वो, एंड रेस्ट मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस जो रेस्ट मास होगा ऑफ एल्फा पार्टिकल, ये ऑब्वियसली लेस देन होना चाहिए दैट द रेस्ट मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। आप इजीली देख सकते हैं आप। ओके, नाउ अगर हम यहां पर बात करते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पर कंज्यूम हो रहा होगा या रिलीज हो रहा होगा, तो यहां पे एनर्जी को किस तरीके से एक्सप्रेस करें। तो अभी हमने देखा जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस एल्फा पार्टिकल। ओके, तो जो यहां पे एनर्जी है क्यू, क्यू को हम एनर्जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज वॉट, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं एम एक्स, जो मास होगा, क्योंकि हमें ये पता है ना एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास को सी स्क्वायर से एक्सप्रेस करना है, तो एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एल्फा इंटू सी स्क्वायर, ये वही टर्म आ गया E इज इक्वल टू एम डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये वही टर्म आ गया। दिस इज डेल्टा एम जो डिफरेंस है, एम एक्स जो है ग्रेटर देन रहेगा इससे, तो एम एक्स माइनस ये वाला टर्म दैट इज रिप्रेजेंटेड एज। तो यहां पर जो डेल्टा एम है ये मास डिफेक्ट को डिनोट करता है, आपको पता है मास डिफेक्ट को डिनोट करता है। देयरफॉर जो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जरा फॉलो करो, दिस इज द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, और यहां पर जो ये टर्म है, दिस टर्म इज द मास डिफेक्ट, दिस इज मास डिफेक्ट। ओके, अगर हमें शॉर्टकट अप्लाई करना है तो हमने आपको बताया था जो Q है उसको हम किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम एल्फा, सी स्क्वायर के जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हम जो ये यहाँ पे मास डिफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, और ये हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में, मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में, तो किस तरीके से हम मोमेंटम के कंजर्वेशन को समझ सकते हैं, लेट अस फाइंड इट आउट। तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर कि ये हमारे पास यहां पर क्या है, दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियस जो कि अभी रेस्ट पे। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द पार्टिकल जो y है, ये यहां पे पेरेंट न्यूक्लियस मान लो और ये यहां पे डॉटर न्यूक्लियस मान लो। आपको ये पता है डॉटर न्यूक्लियस के साथ एल्फा पार्टिकल में स्प्लिट होता है, एल्फा पार्टिकल। ओके, नाउ अगर हम यहां पर बात करते हैं, ध्यान से समझना, ये अगर हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं कि इसकी वेलोसिटी मान लो इस तरफ है v, y हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसकी वेलोसिटी जो अल्फा पार्टिकल है, मान लो ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी जो वेलोसिटी इस साइड है v अल्फा, तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। अब देखो क्योंकि ये रेस्ट पर है तो मोमेंटम जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास जो भी हो वेलोसिटी जीरो है तो जीरो होगा इनिशियल मोमेंटम। अगर हम यहाँ पे फाइनल मोमेंटम के बारे में बात करते हैं जो कि RHS अप्रोच से मिलेगा, राइट हैंड साइड वाले अप्रोच से मिलेगा। ओके, तो किस तरीके से हम देख सकते हैं, ध्यान से देखो, जो मोमेंटम है my, ध्यान से देखना, ये अपोजिट साइन अगर हम ले रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो Vy है उसको हम नेगेटिव Vy एक्सप्रेस करेंगे, m अल्फा V अल्फा, जस्ट हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड अगर हम जा रहे हैं तो नेगेटिव ले रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव ले रहे हैं, सिंपल। तो यहाँ पर भी हमने वही किया है, अगर हमने अज्यूम किया है कि डॉटर न्यूक्लियस जो है लेफ्ट साइड जा रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है डेट विल बी नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा पार्टिकल। अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, माइनस एम वाई वी वाई प्लस एम एल्फा वी एल्फा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
यहाँ पर जो y लिखा है दिस इज कैपिटल Y, तो मैं यहाँ पर भी कैपिटल Y ही इसको कंसिडर करूँगा, बिकॉज जो पार्टिकल है, जो डॉटर न्यूक्लियस है, दिस इज कैपिटल Y। ओके, तो अब आपको क्या पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या पता है आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा और फाइनल मोमेंटम रहेगा, दे बोथ आर इक्वल। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं एम वाई वी वाई इज इक्वल टू एम एल्फा वी एल्फा, या जो मोमेंटम फॉर द केस ऑफ डॉटर न्यूक्लियस है, इट इज इक्वल टू द मोमेंटम फॉर द केस ऑफ एल्फा पार्टिकल। दिस इज द रिलेशन, ये हमें पता होना चाहिए। सो इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एज वेल। कौन? एल्फा डी। नाउ if I am going to talk about the fifth point, that is kinetic energy of the emitted alpha particle, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं ऑफ द एमिटेड अल्फा पार्टिकल। तो ध्यान से देखना, जो काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम सेम एलिमेंट्स, तो एटम्स भी वहां पे क्या होंगे? सेम होंगे। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं क्यू, क्यू क्या है? जो एनर्जी एमिट हो रहा है, इट इज व्हाट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस। तो काइनेटिक एनर्जी को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं मोमेंटम के टर्म में? पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। हमें ये पता है, वी नो दैट के इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। तो हम क्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, पी, देखो जो क्यू है इट इज व्हाट? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बट प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाई, जो कि हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस है। तो क्यू क्या हो जाएगा? के अल्फा को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा, और के वाई को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m वाई, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज यहां पर क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द वाई। तो यहां पर जो Q की वैल्यू होगी इट विल बी व्हाट? जस्ट मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो बेसिकली अगर मैं यहां से 2 कॉमन लेता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं? 1/2 कॉमन लेता हूं, तो पी स्क्वायर अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस 1 पी स्क्वायर अपॉन मास ऑफ वाई। तो मैं क्या 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये कह सकता हूं 2Q इज इक्वल टू पी स्क्वायर एम वाई। देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पी स्क्वायर एम वाई प्लस पी स्क्वायर एम एल्फा अपॉन एम एल्फा एम वाई। इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ अगर मैं यहां से पी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो एम वाई प्लस एम एल्फा डिवाइडेड बाई एम एल्फा एम वाई हम कह सकते हैं। तो पी स्क्वायर का क्या रिलेशन आएगा? 2Q एम एल्फा एम वाई अपॉन एम वाई प्लस एम एल्फा। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपली कुछ नहीं किया है, ये 2Q क्या आया है? ये नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ओके, तो हमें यहां से ये पता चलता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम फॉर द केस ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट इज इक्वल टू वॉट? क्यू एम वाई अपॉन एम एल्फा प्लस एम वाई। और काइनेटिक एनर्जी फॉर वाई कितना निकलता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m वाई, जो कि है क्यू एम एल्फा अपॉन एम एल्फा प्लस एम वाई। आई होप आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा। ओके, ना अब एक क्वेश्चन के रूप में इसको समझते हैं जो कि अल्फा पार्टिकल पर बेस्ड है। हमारे पास यूरेनियम गिवन है जिसका एटॉमिक मास गिवन है 238, जो कि स्प्लिट होता है इनटू द थ्योरम 234 एंड द अल्फा पार्टिकल। तो आपको अब यहां पर ये पता चल रहा है दिस इज अ फेनोमेना ऑफ अल्फा डीके। यहां पर जो है रेस्ट मास भी गिवन है, रेस्ट मास इन एटॉमिक मास यूनिट गिवन है। यूरेनियम का है 238.0508, थोरियम का है 234.0436
and for the case of alpha particle it is mentioned 4.002. हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर द एनर्जी एमिटेड एंड सेकेंड पार्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल हमें कैलकुलेट करना है. सो हाउ यू विल कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेट अस सी दिस. तो अभी हमने ऊपर क्या रिलेशन देखा, Q को हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, mx माइनस my प्लस m एल्फा इंटू 931.47 MeV. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली दिस इज द मास डिफेक्ट. ये क्या है, मास डिफेक्ट है हमारे पास, और Q क्या है, एनर्जी एमिटेड. तो इसी रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो हमारे पास यहाँ पे X यानी कि पेरेंट न्यूक्लियाई है क्या, यूरेनियम. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मास ऑफ यूरेनियम माइनस डॉटर न्यूक्लियाई क्या है, थोरियम. तो मास ऑफ थोरियम एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जस्ट हम यहाँ पे रेस्ट मास की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, जो भी हमारे पास मास मेंशन्ड है. फॉर द केस ऑफ यूरेनियम इट इज मेंशन्ड, फॉर द केस ऑफ थोरियम whatever it is mentioned in the particular question, or for the case of the alpha जो mass है, just solve this, you will get the result that the Q is equal to 4.28 mega electron volt. So this is the amount of energy emitted. Now the second part we are going to discuss, that is kinetic energy of the alpha particle. तो kinetic energy of alpha particle अगर हमें निकालना है तो हमें kinetic energy का क्या रिलेशन पता है. अभी ऊपर देखा हमने, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी को हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, QMY अपॉन मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ गामा. तो बस हमको यही चीज रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, QM ऑफ Y अपॉन मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ Y. तो जस्ट सब्सटीट्यूट करो 4.28 मास ऑफ Y यानी कि मास ऑफ थोरियम हमको क्या दे रखा है, 234.0436, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4.002 एंड मास ऑफ Y जो कि हमारे पास डॉटर न्यूक्लियस है. सॉल्व करो, आपको यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो मोस्ट ऑफ द एनर्जी, इसमें से जो एनर्जी ले लिया है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज टेकन बाय द अल्फा पार्टिकल. सो मोस्ट of the energy emitted is taken by alpha particle. अल्फा पार्टिकल ने ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर लिया, ले लिया. ठीक है, अब आप ये बोलोगे कि ये रिजल्ट आया कहाँ से था, तो यहाँ पे जस्ट मैंने इस वैल्यू ही सब्सटीट्यूट करी है. पी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रखी अपॉन 2 मास ऑफ अल्फा. सॉल्व करो, यू विल गेट दिस. पी स्क्वायर की जगह मैंने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करी अपॉन 2 मास ऑफ वाई, तो यहाँ पे ये वैल्यू आई. दिस इज जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट. तो यहां पर आपका अल्फा डीके इस तरीके से आप समझ सकते हो. नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा डीके की. तो जो बीटा डीके है इसके दो टाइप्स हैं. सबसे पहला हम पढ़ेंगे बीटा नेगेटिव डीके और फिर हम पढ़ेंगे बीटा पॉजिटिव डीके. जो बीटा नेगेटिव डीके है इट इज आइडेंटिकल टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बीटा पॉजिटिव डीके को हम पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं. ओके, तो ऑब्वियसली यहां पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बीटा नेगेटिव डीके की, बीटा नेगेटिव डीके, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एमिशन है, इलेक्ट्रॉन एमिशन. ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन एमिशन है तो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर अगर हम बीटा नेगेटिव ही बोल रहे हैं तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर मैं इसके रिएक्शन के बारे में बात करूं तो X हमारे पास क्या है, यहाँ पर पेरेंट एटम है जो कि डीके हो रहा है इनटू बीटा नेगेटिव प्लस डॉटर जो न्यूक्लियस है दैट इज Z+1 इंटू ए प्लस यहाँ पर दिस इज एंटी न्यूट्रिनो. अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, विच वॉज सजेस्टेड बाय द पॉली. तो यहाँ पर ये क्या है, एंटी न्यूट्रिनो. तो ये हमारे पास क्या आया है, दिस इज द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फॉर द केस ऑफ बीटा डीके. अब यहां पर ध्यान से देखो आप जरा, यहां पर Z है, इनका सम करो, यहां पर भी आपको Z मिलेगा. यहां पर A है, इनका सम करो, यहां पर भी आपको A मिलेगा. तो आपको यहां पर ये पता लग रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को तो फॉलो करेगा ही.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कार्बन 614 है, ये डीके हो रहा है एज पर द रिलेशन नाइट्रोजन में और एंटी न्यूट्रिनो। तो यहां पर अब आप बताओ कि नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ जो मास नंबर है वो क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 6 है तो इसको 6 बनाना होगा, तो -1 में क्या जोड़ोगे कि 6 आ जाए, ऑब्वियसली 7 जोड़ोगे। यहाँ पे 14 है, 0 में क्या जोड़ोगे कि 14 आ जाए, ऑब्वियसली 14 जोड़ोगे। सो दिस इज हाउ द बीटा नेगेटिव डीके वर्क्स। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बीटा नेगेटिव जो डीके है इज कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। ये न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करता है, इट इज अ बेसिक कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन हम इस तरीके से करते हैं, प्रोटॉन हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हमको बैलेंस करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से देखो, E0-1 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, 0 है, यहाँ पर भी 0 है, 1 - 1 इज 0, यहाँ पर 1 है तो 1 + 0 इज 1। तो ये बीटा नेगेटिव डीके को शो करता है, विच इज एक्चुअली द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया हो। सो जो एनर्जी एमिट हो रही है, इट इज क्रिएटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ एमिशन ओनली, जस्ट लाइक द फोटोन इज एमिटेड, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम द हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। अब मैंने यहां पर ये बनाया, दिस इज द एंटी न्यूट्रिनो which was suggested by पॉली। अब ये क्यों बताया गया है, why this was suggested for the conservation of एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे, एंड स्पिन मोमेंटम। आपको पता है कि अगर हम यहां पर बात करते हैं फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो स्पिन मोमेंटम के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियाई जो कि X है, इट डीकेज इनटू Y, दिस इज द डॉटर न्यूक्लियाई, मान लेते हैं Y। ओके, प्लस जो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यही ऊपर वाला फेनोमेन है। तो यहां पर जो एनर्जी एमिट हो रही है उसको हम mx - my प्लस m ऑफ e मल्टीप्लाई बाई c² हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द एनर्जी एमिटेड। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, एनर्जी एमिटेड। सिंस जो डॉटर न्यूक्लियाई इज मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, डॉटर न्यूक्लियाई ऑब्वियसली हैवियर होगा इलेक्ट्रॉन से, सो मोस्ट ऑफ एनर्जी जो लेगा इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को अगर हम इस तरीके से लिखें या अगर हम बीटा नेगेटिव से लिखें, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। बिकॉज ध्यान से देखना, काइनेटिक एनर्जी जो रहता है p²/2m रहता है, ठीक है। यदि मास कम है तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की होगी, सिंपल। बट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से हमने ये ऑब्जर्व किया है दैट डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स हैव डिफरेंट एनर्जी। डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स के पास क्या होता है, डिफरेंट एनर्जी होता है। अगर हम ग्राफिकल रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हेयर आई एम कंसिडरिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेयर आई एम कंसिडरिंग द काइनेटिक एनर्जी, तो इस तरीके का ग्राफ देखने के लिए मिलता है। ओके, सो द इलेक्ट्रॉन एंड जो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है शेयर करते हैं आपस में जो एनर्जी Q है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल क्लोजली इक्वल होगा Q के, क्योंकि हम यहां पे क्या अज्यूम कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डॉटर न्यूक्लियाई जो है 0 है, मान लेते हैं 0 है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं, देखो बीटा नेगेटिव डीके इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन
तो प्रोटॉन को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, 1 1। इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। तो यहां पर अगर हम स्पिन के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रॉन का स्पिन होता है प्लस का हाफ, प्रोटॉन का स्पिन होता है प्लस का हाफ, इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है प्लस का हाफ, एंटी न्यूट्रिनो का स्पिन होता है माइनस हाफ। तो एक्चुअली जो एंटी न्यूट्रिनो है इसके पास क्या है, जीरो चार्ज, जीरो रेस्ट मास, जीरो रेस्ट मास। इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, c, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट इज द हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, हाइएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली इज द पेनिट्रेटिंग पावर इन द ऑफलाइन सेशन। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बीटा नेगेटिव डीके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ बीटा डीके, दैट इज बीटा पॉजिटिव डीके, तो यहां पर क्या है, दिस इज द एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन। जैसे ऊपर इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे पॉजिट्रॉन है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, +1 0। ओके, ऊपर -1 0 था, यहाँ पे +1 0। तो लेट अस कंसीडर पेरेंट जो न्यूक्लियस है, इट डीकेज इनटू व्हाट, इनटू द बीटा पॉजिटिव डीके तो हमें करना ही है, प्लस कुछ ना कुछ डॉटर न्यूक्लियस तो होगा, डॉटर न्यूक्लियस। और यहां पर हमको न्यूट्रिनो देखने के लिए मिलता है। ऊपर हमें एंटी न्यूट्रिनो देखने के लिए मिलता था क्योंकि उसका स्पिन क्या था, नेगेटिव था। ध्यान से देखो, स्पिन क्या था, एंटी, और यहां पर हमको न्यूट्रिनो देखने के लिए मिल रहा है। तो लेट अस कंसीडर पेरेंट न्यूक्लियस इस तरीके से। बीटा पॉजिटिव डीके को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियस जो होगा y, z-1 a, और न्यूट्रिनो को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे इस समय। सो दिस इज द पर्टिकुलर रिजल्ट जो आपको याद रखना है। तो अब यहां पर ध्यान से देखो, इधर z है तो इधर भी टोटल z है, -1 +1 कैंसिल, इधर a है तो ऊपर पे समेशन जो होगा a होगा। सो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल फॉर दिस। हमारे पास नाइट्रोजन है, डेट इज 712। ओके, यहां पर हमारे पास बीटा है 10, पॉजिटिव 10 ऑब्वियसली, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ पॉजिटिव डीके। तो यहां पर हमारे पास कार्बन है और यहां पर एंटी न्यूट्रिनो है। ओके, अब मुझे यहां पर यह बताओ आप कि 7 और 1, यहां पे आपको टोटल 7 चाहिए, ये 7 बनाना है आपको। तो 1 में क्या जोड़ोगे कि 7 आ जाए, 6 जोड़ोगे ऑब्वियसली। और यहाँ ऊपर आपको क्या चाहिए, 12 चाहिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 12 लगा। तो यहाँ पर है क्या, जो बीटा पॉजिटिव डीके है, इट इज द कन्वर्जन ऑफ अ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। हमने ऊपर जो डिस्कस किया था, बीटा नेगेटिव डीके इज द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। यहां पे उल्टा है, यहां पर क्या है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन को आप इस तरीके से एक्सप्रेस करते हो इनटू न्यूट्रॉन, ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो +1, और यहां पे है न्यूट्रिनो। अब यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन जो प्लस का चार्ज लगा रहे हैं उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, तो आप इसको इस रूप में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हो, और लिख रहा हूं मैं, और, ठीक है, प्लस इसको बीटा पॉजिटिव डीके है ना, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हो। सिंपल जो ये वाली टर्म है इसको मैं इस रूप में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। अगर आप यहां पर ध्यान से देखना, n अपॉन जो p है वो इंक्रीज करता है राइट हैंड साइड में, बस इतना आपको याद रखना। अगर हम यहाँ पे एनर्जी एमिटेड के बारे में बात करते हैं, दैट इज m फॉर द केस ऑफ प्रोटॉन, बिकॉज यहाँ पे प्रोटॉन है, माइनस m ऑफ न्यूट्रॉन, m ऑफ, अब यहां पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव है तो पॉजिट्रॉन बोल सकते हैं, ओके, इनटू c², ठीक है। अब आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.6726 कुछ होता है
एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन रहता है 1.6749, 10⁻27 किलोग्राम, 10⁻27 किलोग्राम वगैरह रहता है। ओके, अब मास ऑफ प्रोटॉन तो कम है ना मास ऑफ न्यूट्रॉन से, तो यहां पर अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो Q की वैल्यू नेगेटिव आएगी फॉर दिस प्रोसेस। Q की वैल्यू नेगेटिव बीटा पॉजिटिव डीके के लिए कम रहेगी, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी लेस देन मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो एनर्जी टू कैरी आउट बीटा पॉजिटिव डीके इज प्रोवाइडेड बाय, अब इसको एनर्जी कौन देगा, बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी देगा किसका, न्यूक्लियस का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज द बीटा पॉजिटिव डीके। ओके, एक सिमिलर फेनोमेनन है, ध्यान से समझना, एक सिमिलर फेनोमेनन होता है, टेक्स प्लेस एट टाइम, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। दिस इज अ सिमिलर फेनोमेना एसोसिएटेड विद बीटा पॉजिटिव डीके। कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द न्यूक्लियस डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, न्यूक्लियस क्या प्रोवाइड नहीं करता एनर्जी फॉर बीटा पॉजिटिव डीके। इस केस में क्या होगा, इन सच केस जो प्रोटॉन है इनसाइड द न्यूक्लियस वो कैच करता है के शेल, सबसे लोएस्ट ऑर्बिट जो है के शेल है, के शेल इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा जिस तरीके से लिजार्ड जो है कैच करता है फ्लाइंग इंसेक्ट्स को। दिस इज द एनालॉजी। तो जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा एंड हियर इज द रिजल्ट। एंड जो वैकेंसी है किसमें, के शेल में, फोर्सेस एन आउटर इलेक्ट्रॉन को टू जंप टू के शेल, वो उसको फोर्स करेगा कि तू जंप कर जा के शेल में वाइल रेडिएटिंग एनर्जी। और जब जंप करेगा तो रेडिएशन थ्योरी ऑब्वियसली आएगी विच इज बाय द मैक्सवेल। तो दिस फेनोमेना इज वेरी वेरी पॉपुलर, इट इज वेरी वेरी कॉमन इन केस ऑफ हैवी मेटल्स, हैवी एटम्स। हैवी एटम्स के बारे में जब हम बात करते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट एग्जैक्टली इज द बीटा पॉजिटिव डीके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द गामा डीके। तो गामा डीके, तो गामा से मिलके बना है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो GXUVIMR आपको इस तरीके से ऑर्डर याद रखना था। तो यहाँ पर जाते जाते लैम्डा इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। तो अगर हम गामा रे या वेव के बारे में बात करते हैं तो इसके पास जो वेवलेंथ है, दिस इज शॉर्ट वेवलेंथ, हम कह सकते हैं शॉर्ट वेवलेंथ होता है। इसका लार्ज फ्रीक्वेंसी होता है। आपको ये रिलेशन पता है, E इज इक्वल टू HF या HC बाई लैम्डा। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो भी इसकी मोर होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वेवलेंथ शॉर्ट है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। क्लियर। अब यहाँ पर जो गामा डीके को हमको समझना है, इट कम्स फ्रॉम द एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। और यहाँ पे गामा डी, गामा आपको पता है न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो मैं इसको गामा को रिप्रेजेंट करता हूँ इस रूप में, ध्यान से समझना। एक्साइटेड स्टेट में XZA, अगर एक्साइटेड स्टेट को शो कर रहा है तो हम यहाँ पे एक एस्ट्रिक सिंबल लगाएंगे, स्टार लाइक सिंबल इज एस्ट्रिक। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, नॉर्मल, जो इस तरीके का एलिमेंट। तो ये एक्सप्रेशन है फॉर द केस ऑफ व्हाट, गामा डीके। आप ध्यान से समझना। आफ्टर अल्फा और बीटा एमिशन, जब अल्फा और बीटा एमिशन हो जाता है, द न्यूक्लियस इज लेफ्ट इन एक्साइटेड स्टेट। वो कहां पे लेफ्ट हो जाता है न्यूक्लियस, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। और जो ये एक्साइटेड न्यूक्लियस हो गया,
द एक्साइटेड न्यूक्लियस, ध्यान से समझना, ये अंडरगो करता है टू लोअर एनर्जी लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल में आना चाहेगा बाय एमिटिंग हाई एनर्जी। ये एमिट करता है हाई एनर्जी फोटोन। हाई एनर्जी फोटोन को ही हम क्या बोलते हैं? अब जिसकी एनर्जी मोर है, हाई है, तो वो क्या होगा? गामा रे फोटोन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से अल्फा, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा डीके हमने स्टडी किया है। सो दिस इज हाउ we have discussed about the alpha decay, beta decay and the positive decay. I hope आपको ये समझ में आया होगा। Now, what we have discussed about, हमने डिस्कस किया है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके ये हमने ऑलरेडी कर चुके। अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके किसने दिया था? आपको ये पता है, इट वॉज गिवन बाय रदरफोर्ड एंड सॉडी। इनके कंट्रीब्यूशन से ही लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके आया था। ओके, आपको यहां पर यह पता है इन्होंने क्या बोला कि जो रेट ऑफ डीके होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दैट आर प्रेजेंट। तो मान लेते हैं लेट क्या है, एन न्यूक्लियाई है इन अ सैंपल, एन न्यूक्लियाई है सैंपल में, तो और डी एन जो है न्यूक्लियाई है वो डीके कर रहे हैं इन टाइम टी, इन टाइम डी टी। तो रेट ऑफ डीके क्या होगा? माइनस डी एन अपॉन डी टी। नेगेटिव साइन इसलिए लगा है बिकॉज इट इज अपोजिट फेनोमेन। तो रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट यूज कर रहा हूं, डेट इज लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज व्हाट? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डीके कांस्टेंट या फिर हम रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी बोलते हैं। नाउ जो ये लैम्डा है इट डिपेंड्स अपॉन द एलिमेंट। एलिमेंट पे ये डिपेंड करता है। अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं माइनस डी एन अपॉन डी टी जो है लैम्डा एन के बराबर है, तो क्या मैं इसको डी एन अपॉन एन और लैम्डा डी टी माइनस का रिप्रेजेंट कर सकता हूं? ये डी एन के नीचे एन ले गया और लैम्डा डी टी विद माइनस साइन में राइट हैंड साइड लेके गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम एट टाइम इज इक्वल टू 0 जो n की वैल्यू है डेट इज n नॉट, एंड टाइम t के जगह पे n की वैल्यू है n। ओके, तो यहां पर अगर मैं इस जो इक्वेशन है इसको इंटीग्रेट करता हूं n नॉट टू n एंड फ्रॉम 0 टू t, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे log लगेगा n और जो उसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है वो है n और n नॉट। तो माइनस लैम्डा t जो होगा dt को इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t। तो यहां पर ध्यान से देखो, log e n माइनस log e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस 0। तो log e n माइनस log e n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। अब आपको ये पता है log a माइनस जो log b होता है इट इज log a बाई b। तो यहां पर मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं log e ऑफ n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड वाले log को रिमूव करना है तो राइट हैंड साइड में e लगाऊंगा, e की पावर माइनस लैम्डा टी। देयरफॉर n की वैल्यू जो आई n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, यहाँ पे जो n है दिस इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट। n नॉट जो है इट इज व्हाट? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो थे। आपको यहाँ पे लैम्डा पता है, लैम्डा इज व्हाट? डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या रेडियोएक्टिव कांस्टेंट, एंड टी हियर इज द टाइम।
ई की वैल्यू आप याद रखोगे 2.71, तो 1/e की वैल्यू भी आपको याद रखना है 0.368 फॉर द केस ऑफ न्यूमेरिकल अप्रोच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का बनता है उस चीज को समझते हैं, डिफाइन लैम्डा। तो लैम्डा है क्या यहां पर? लैम्डा बेसिकली यहां पर है व्हाट? डीके कांस्टेंट। ये क्या है? एक डीके कांस्टेंट। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान से समझना, हम इस चीज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। अगर मैं यहां पर t के जगह 1/λ पुटअप करता हूं इस इक्वेशन में, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ध्यान से समझना, इस t के जगह पे मैं 1/λ रखता हूं, तो मेरे को n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर, ये ध्यान से देखो, ये कैंसिल होके -1 देगा। तो -1 का मतलब क्या है? नीचे e लग गया। तो n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई बाई 1/e, n इज इक्वल टू n नॉट इंटू 1/e को मैंने क्या बोला ऊपर, कितना होगा? 0.368 इंटू 0.368, तो n इज इक्वल टू 0.368 टाइम्स ऑफ n नॉट। तो जहां पे n क्या है था? न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडीके, और n नॉट क्या था? इनिशियल नंबर ऑफ द न्यूक्लियर। तो यहां से आपको क्या देखने के लिए मिला? जो लैम्डा है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एटम्स वो क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं टू 36.8% ऑफ इनिशियल वैल्यू। 36.8% कैसा है आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, दिस इज 36.8% ऑफ द इनिशियल वैल्यू, ये रिड्यूस हुआ है। या अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करूं, लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच 63.2% ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स डीके हो रहे हैं। अब ये 63.2 कैसे आया भाई? टोटल परसेंट का सम होता है 100, दोनों को प्लस करो तो 100 आएगा, 100%। तो इतना क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो कितना डीके हो रहा है? 63.2% ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स क्या हो रहा है? डीके हो रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ अप्रोच जो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको ग्राफ के रूप में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला है n वर्सेस t एंड सेकंड है log e n वर्सेस t। दोनों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले वाले के लिए बात करते हैं n वर्सेस t। तो आपको जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहां पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक्सपोनेंशियल डीके देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे t रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे पता है एक्सपोनेंशियल डीके कुछ इस तरीके का कर्व आएगा। जो ये वाला पॉइंट है दिस इज द n नॉट पॉइंट, और यहां पर इस तरीके का अप्रोच देखने के लिए मिलेगा, जहां पे t की वैल्यू यहाँ पे 1/λ होगा, यहाँ पर 0.368 n नॉट होगा। तो इनिशियली क्या हो रहा है? इनिशियली रेट ऑफ जो डीके है इज फास्ट। आप देख सकते हो रेट ऑफ डीके क्या है? फास्ट है, बट इट टेक्स इन्फिनाइट टाइम फॉर कंप्लीट डीके, क्योंकि ये टच नहीं हुआ है। यहां ध्यान से देखो, ये टच नहीं हुआ है, इन्फिनाइट टाइम ये टच नहीं हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ द सेकंड पार्ट, log e n वर्सेस t का कर्व बनाओ। तो किस तरीके का कर्व बनेगा? ध्यान से देखो, दिस इज द y एक्सिस, तो log e n रखना है, और इस साइड है हमारे पास दिस t, टाइम t। इसका जो कर्व बनेगा दिस इज द कर्व, सीधा स्ट्रेट नीचे बनेगा। और जो यहां से यहां तक देखो, ध्यान से समझना,
जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का, दिस इज लॉग ई ऑफ एन नॉट। एन नॉट क्या है? इनिशियल न्यूक्लियर, नंबर ऑफ न्यूक्लियर। तो स्लोप अगर हम निकालते हैं, डेट इज डिनोटेड बाय द टेन थीटा। सो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल प्लॉट करते हैं, दिस इज द थीटा एंगल, जो कि माइनस लेमडा के इक्वल आता है। तो लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एन नॉट माइनस लेमडा टी। आपको पता है, आपने ये केमिस्ट्री में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा होगा, अर्हेनियस इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स लाइक चैप्टर में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी हेयर इज हाफ लाइफ डीके। हाफ लाइफ डीके। तो अगर हम टी जो है कंप्लीट लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो आधा हो जाएगा टी 1/2। क्लियर? तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेज टू हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है, n इज इक्वल टू एन नॉट रहेगा। एट टाइम t इज इक्वल टू हाफ, तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा? n0/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। हाफ लाइफ का मतलब क्या? आधा हो जाएगा। तो यहां पर जो न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडीकेड, भाई आधे जो है वो डीके हो रहे हैं, आधे तो अनडीके भी होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? लॉग ऑफ ई n/n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी था ना, ये रिलेशन हमारा ऊपर से ही चल के आ रहा है। तो जो टी है, यहां पर हम किस टी के बारे में बात कर रहे हैं? फॉर द केस ऑफ हाफ लाइफ डीके। तो यहाँ पे टाइम जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा ऑफ द इनिशियल वैल्यू। तो अगर टाइम हाफ हो रहा है ऑफ द इनिशियल वैल्यू, तो 1/2 लिखेंगे। तो लॉग ऑफ ई, अब n/n0 है, ध्यान से देखो, n/n0, तो ये क्या हो रहे हैं? आधे हो रहे हैं। n क्या है? n0/2। यहाँ पे देखो n क्या है? n0/2। तो n0/2 नीचे n0 है, माइनस लेमडा, सॉरी इक्वल माइनस लेमडा टी, इक्वल माइनस लेमडा टी 1/2। ये वही रिलेशन है जो अभी हमने ऊपर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी में देखा। तो यहां से n0 और n0 अगर कटता है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा, माइनस लेमडा टी 1/2। तो लॉग ऑफ ई, इसको क्या मैं लिख सकता हूं? 2 इनवर्स। 1/2 को मैं क्या 2 के ऊपर -1 लिख सकता हूं? जस्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज कर रहा हूं। ओके, इस माइनस को ध्यान से समझना, इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करता हूं, तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस लॉग ऑफ ई 2 इज इक्वल टू माइनस लेमडा टी 1/2। हमें टी 1/2 के वैल्यू चाहिए, इट विल बी माइनस लॉग ऑफ 2 माइनस लेमडा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो टी 1/2 विल बी वॉट? लॉग ऑफ 2/λ। तो लॉग ऑफ 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इट इज 0.693 अपॉन लेमडा। तो ये आपके पास हाफ लाइफ ऑफ डीके का रिलेशन आया है, जहां पे लेमडा जो है इट डिपेंड्स अपॉन एलिमेंट, ये एलिमेंट पे डिपेंड करता है। जो टी हाफ है, इट डिपेंड्स अपॉन एलिमेंट, नॉट ऑन इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज ये आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं, जब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं ये कैंसिल हो जाता है। ओके, इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं। दिस इज व्हाट हाफ लाइफ डीके इज मीन टू बी। नाउ अगर हम यहां पर बात करते हैं अब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ। तो मान लेते हैं आफ्टर 1 हाफ लाइफ क्या है? n की वैल्यू कितनी थी? n0/2। आफ्टर ऐसे मैं 2 हाफ लाइफ बोल लूं, ऐसे ही मैं इन चीजों को एक्सप्रेस करूं फॉर द केस ऑफ 3 हाफ लाइफ, फॉर द केस ऑफ 4 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, या मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस करूं आफ्टर n हाफ लाइफ। तो
एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एन नॉट बाई 4, यहाँ पे एन नॉट बाई 8, यहाँ पर एन नॉट बाई 16, यहाँ पे एन नॉट बाई, अभी देखते हैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान से देखो, इस पूरे को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ एन नॉट बाई 2 की पावर 1, यहाँ पे एन नॉट बाई 2 की पावर 2, यहाँ पर एन नॉट की अपॉन 2 की पावर 3, एन नॉट अपॉन 2 की पावर 4। इसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ सिमिलर वे में, जो 2 की पावर n होगा, तो एन नॉट अपॉन 2 की पावर n। So this is the representation of number of nuclei left after n half lives। तो ये हमने किस रूप में एक्सप्रेस किया है, बाय अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में हमने एक्सप्रेस किया है ना log e बाई लैम्डा, तो n इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2 लिया था हमने। ऐसे जब 2 होगा तो ऑब्वियसली हम उसको 4 करेंगे, फिर 3 हुआ तो 8 होगा, इस तरीके से होगा। आई होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ रहा होगा, विच इज द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ हाउ यू विल अप्रोच द क्वेश्चन, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ अगर हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसका ग्राफिकल एनालिसिस, तो हम किस तरीके से इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, जरा सोच के बताओ। इसका ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना हुआ, how we can plot the graph for the case of number of nuclei left after n half lives। तो देखो किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जो हमने n लिखा दैट इज नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। t जो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज द हाफ लाइफ, एंड n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं। This is n and this is time t। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने ग्राफ देखा कुछ इस तरीके का ग्राफ था, जो ये वाला पॉइंट था, दिस इज व्हाट n नॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, अभी हम देखते हैं किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का एलिमेंट्री कर्व देखने के लिए मिलेगा एट टाइम t, एट टाइम 2t, एट टाइम 3t हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इस तरीके का हमको देखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान से देखो, टाइम t पर ये है, टाइम 2t पर ये है, और टाइम 3t पर क्या है, ये वाला है। तो यहां पर अभी हमने ऊपर देखा टाइम t पर क्या होगा, n नॉट, टाइम 2t पे क्या होगा, n नॉट बाई 4, और टाइम 3t पे कितना होगा, n नॉट बाई 8। तो इस तरीके का अभी हमने कर्व डिस्कस किया है। सो दिस इज द पर्टिकुलर ग्राफ। आइए क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। क्वेश्चन, एट टाइम t इक्वल 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस are 100 at time t is equal to 1 second। These number becomes 90। Find number of nuclei at time t is equal to 2 seconds। क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करो। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई है वो 100 है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 90 हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना होगा, ये क्वेश्चन। तो आपको ये रिलेशन तो पता है, log n अपॉन n नॉट इज माइनस लैम्डा टी, पता है। और n नॉट की वैल्यू इनिशियली कितनी है, 100, बिकॉज t इज इक्वल टू 0 पे n नॉट की वैल्यू यहाँ पे मेंशन्ड है, डेट इज 100। ओके, अब सेकेंड वाले केस के बारे में बात करते हैं, जब टाइम 1 सेकेंड है, व्हेन टाइम इज 1 सेकेंड। तो लिखो जरा, व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो n जो होगा वो 90 हो जाएगा ना। तो log ऑफ e, n के जगह 90, n नॉट की जगह 100, क्योंकि n नॉट यहाँ पे 100 है, माइनस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। टी कितना है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे मैं रिमूव करके 1 सेकेंड लिख रहा हूँ। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ
जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है तो हमें n की वैल्यू नहीं पता, तो n ही मान लेते हैं। तो log ऑफ e n अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस लेमडा। टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो 2 हो जाएगा। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन इक्वेशन नंबर 2। अब डिवाइड करो जरा 2 और फर्स्ट को। तो log ऑफ n अपॉन n 100 डिवाइडेड बाई log 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस लेमडा 2 अपॉन माइनस लेमडा 1। तो ध्यान से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उसे हम इजीली रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है बताओ, हम बोल सकते हैं log ऑफ e n अपॉन 100 log 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। माइनस माइनस लेमडा लेमडा कैंसिल, 2 अपॉन 1 इज 2। क्या मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसके साथ? क्या मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकता हूँ? तो जस्ट मैं क्या करूँगा, ये वाला एलिमेंट जो है इसे मैं क्या करूँगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, सिंपल। तो जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान से देखो किस तरीके से अप्रोच करोगे फर्दर। ये 2 इंटू लॉग ऑफ ई 90 अपॉन 100 को मैं 9 अपॉन 10 बोल सकता हूँ। 1 0 and 1 0 फ्रॉम द न्यूमेरेटर एंड द डिनोमिनेटर पार्ट विल कैंसल आउट। तो मेरे पास क्या बचा, log ऑफ ई n अपॉन 100 इज इक्वल टू log ऑफ ई 9 अपॉन 10। अब देखो जब नीचे 2 रहता है तो यहाँ पे पावर 2 लग जाएगी इसकी। अब मैं कंपेयर करूंगा बोथ साइड्स, कंपेयर बोथ साइड्स। तो log और log है तो कंपेयर करो, n अपॉन 100 इज 9 अपॉन 10 होल स्क्वायर। सो n अपॉन 100 इज इक्वल टू 81 बाई 100। सो कंपेयर करो, 100 से 100 विल कैंसल आउट, तो n की वैल्यू इज 81। सो एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 81 हो जाएगी, जो कि डिक्रीज कर रहा है। आप देखो क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में देखो, पहले 100 था t0 पे, 1 सेकेंड पे 90 हुआ, फिर 81 हुआ, तो ऐसे डिक्रीज कर रहा है। देखो पहले 100 रहा होगा, फिर क्या हुआ 90 हुआ, फिर 81 पे आया, तो डिक्रीज कर रहा है ना बेसिकली। सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन in a similar structure is number of nuclei of a radioactive substance decreases from 8,000 to 1,000, basically 8k to 1k in 9 days. Find half life and decay constant. हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट आपको यहाँ पे मेजर करना है। तो ध्यान से देखो किस तरीके से आप अप्रोच करोगे इस क्वेश्चन को। सो इट इज अ बेसिक क्वेश्चन जहां पर आपको ये पता है नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइफ्स। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने ऊपर यूज किया, जहां पे n की वैल्यू हम n नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, दैट द इनिशियल कितना है, इनिशियल वैल्यू दैट इज 8000। तो इनिशियल वैल्यू 8000 है, तो 8000 को मैं क्या बोलूंगा, इनिशियल हम क्या बोलते हैं, n नॉट इज 8000, और लेटर जो हो रहा है दैट इज n दैट इज 1000। डीके हो रहा है ना फ्रॉम द 8000 टू 1000 इन 9 डेज। और तो किस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट ओवर बताना है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, n इज इक्वल टू n नॉट अपॉन 2 की पावर n। कैपिटल N की वैल्यू 1000, n नॉट की वैल्यू 8000, 2 की पावर n। सॉल्व करो, ये 3 0 से 3 0 काटो, तो 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 की पावर n, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी। तो देयरफॉर यहाँ पे n हाफ लाइफ है, तो हाफ लाइफ क्या हो गया इसका 3। अब यहां पर ध्यान से देखो, 3 हाफ लाइफ्स का मतलब क्या दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में, 9 डेज दे रखा है। तो 3 हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, 9 डेज। तो हमको अगर 1 हाफ लाइफ का चाहिए, दैट विल बी 9/3, दैट इज 3 डेज। जस्ट अ प्रॉपर यूनिटरी मेथड।
तो अगर हमें T1/2 चाहिए 0.693 बाई लैम्डा आपको पता है, तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए डेट इज 0.693 बाई T1/2। तो T1/2 कितना है यहाँ पे, हाफ लाइफ कितना है, दैट इज 3 डेज। 3 डेज है ना, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, सॉल्व करो, दिस विल बी डे इनवर्स में आएगा रिलेशन, बिकॉज जो टाइम है वो डे में गिवन है, तो डे इनवर्स हो जाएगा ना, बिकॉज टाइम इज इन डिनोमिनेटर। तो 0.231 डे इनवर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दिस इज द वैल्यू फॉर द डी के कॉन्स्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो हम एक्टिविटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डीके, या हम इसको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन, या हम इसको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेज पर यूनिट टाइम। तो सेम इसी तरीके से जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टूवर्ड्स द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, इज इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन डी टी। दिस इज द सेम एक्सप्रेशन विच वॉज फ्रॉम रदरफोर्ड एंड सॉडीज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। वहां पे क्या था, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन था। तो यहां पर भी मैं वही करूंगा, ये वाला टर्म को सेम रखूंगा, तो आर जो है लैम्डा एन के बराबर आ गया, या एन के जगह हम एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी यूज कर सकते हैं। आपको ये पता है ना, एन के जगह एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी यूज करना है। अब यहां पर जो ये टर्म है इसको मैं आर नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, वेयर जो आर नॉट है इट इज लैम्डा एन नॉट। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन आया जहां पे आर क्या है, एक्टिविटी है एट टाइम टी, और आर नॉट क्या है मेरे पास, इनिशियल एक्टिविटी है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको लॉग के फॉर्म पे एक्सप्रेस करूं तो मेरे पास यहां पर ये रिजल्ट आएगा माइनस लैम्डा टी। आई होप आपको समझ में आया, दिस इज जस्ट अ बेसिक एलिमेंट्री एनालिसिस। ठीक उसी तरीके से अगर मैं ग्राफ रिप्रेजेंट करूं फॉर द केस ऑफ आर नॉट वर्सेस टी एंड फॉर द केस ऑफ लॉग आर नॉट वर्सेस टी, तो ध्यान से देखो किस तरीके का ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो दोनों केस में। तो ये सेम ग्राफ ऊपर जो हमने रेडियो एक्टिविटी में देखा ना, सेम वही ग्राफ है, जैसे हमने रेडियो एक्टिविटी में देखा सेम वैसे ही ग्राफ है। सो दिस इज आर नॉट, दिस इज टी। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, एक्सपोनेंशियल डीके, आपको ये पता है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 0.368 टाइम्स ऑफ आर नॉट, दिस वैल्यू इज आर नॉट, here t is equal to 1 by lambda, so r is equal to r नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी से ग्राफ आया। अगर हमें लॉग वाला ग्राफ बनाना है तो लॉग वाले ग्राफ का रिलेशन आपको पता है, दिस इज द पर्टिकुलर रिलेशन, और यहाँ पे ऐसा स्लोप देखने के लिए मिलता है, सीधा स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोप। तो इस तरीके से आप प्लॉट करोगे, देखो इस तरीके से आप प्लॉट करोगे, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है दैट इज लॉग ऑफ आर नॉट, इस पॉइंट को आर नॉट बोलो। यहाँ पर अगर आप ये प्लॉट करो, दिस इज थीटा, हमको स्लोप अगर निकालना हुआ दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लैम्डा, एंड दिस इज द टाइम टी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इनकी यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। एक्टिविटी बोल लो, रेडियो एक्टिविटी बोल लो, इनकी यूनिट्स क्या है। तो इनकी सेवरल यूनिट्स हैं। सबसे पहली एक यूनिट है बेकरेल, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था एच बेकरेल। तो बेकरेल हम बोल सकते हैं, BQ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 बेकरेल का मतलब होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सेकेंड जो इनकी यूनिट है दैट इज रदरफोर्ड, रदरफोर्ड भी इसकी यूनिट है।
तो 1 रदरफोर्ड को हम डिस्कस करते हैं एज 10⁻⁶ बेकरल या 10⁻⁶ disintegration per second, and this is very important for the numerical type questions as well as for the multiple choice questions. This can be asked in the format write the or express the relation between the unit of radioactivity by analyzing the concept of Rutherford and Becquerel. तो रदरफोर्ड और बेकरल के बीच में क्या रिलेशन है आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. तो रदरफोर्ड की जो वैल्यू है दैट इज 10⁻⁶ टाइम्स द वैल्यू ऑफ बेकरल दैट इज 10⁻⁶ disintegration per second. Now the third unit is Curie because later it was discovered by the Curie. मैरी क्यूरी ने भी इन पे रिसर्च करी है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CI. तो 1 क्यूरी जो है इट इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेकरल, या फिर हम 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. तो 3 यूनिट हमने यहाँ पर पढ़ी है इसकी. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसकी यूनिट को पढ़ा है. बताओ समझ आता है ना? Moving towards a question based on this, a radioactive substance contains 10⁻15 atoms and has an activity of 6 into 10⁻11 becquerel. What is its half life? इसकी हाफ लाइफ क्या होगी? तो देखो आपको ये पता है जो एक्टिविटी है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्टिविटी दे रखा है, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आर की वैल्यू हमने क्या देखी अभी ऊपर, लैम्डा एन. तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, इतना बेकरल. लैम्डा एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10⁻50. तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 10⁻11 बाई 10⁻15. तो लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करो, 10⁻⁻4. हमें यहाँ पे हाफ लाइफ चाहिए, हाफ लाइफ. तो हाफ लाइफ को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, टी हाफ इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 बाई लैम्डा. तो टी हाफ लाइफ 0.693 होती है लॉग ऑफ 2 की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू अभी आपने ये लिखी है. जस्ट सॉल्व दिस यू विल गेट द रिजल्ट. ओके, जस्ट डिवाइड दिस यू विल गेट द रिजल्ट. जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओगे कि किस तरीके से यहाँ पे आंसर आया है. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटीरियल. एक्टिविटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटीरियल ड्रॉप्स टू 1/16 of its initial value in 24 hours. Calculate half life and the decay constant. तो आपको ये पता होना चाहिए जो हाफ लाइफ है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं t 1/2 से और डीके कांस्टेंट को लैम्डा से. तो देखो किस तरीके से अप्रोच करते हो. तो हमको यहाँ पर वही प्रिंसिपल, वही कंसेप्ट यूज करना है, दैट इज एक्टिविटी आफ्टर n हाफ लाइफ्स. तो हमने ये रिलेशन देखा है ना, r इज इक्वल टू आर नॉट 2 की पावर n. ओके, तो आर नॉट की वैल्यू पहले 1 रही होगी, ये देखो 1 रही होगी, तभी वो जाके ड्रॉप हो रहा है टू द 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. तो 1 मान लेते हैं उसकी इनिशियल वैल्यू, तो r की वैल्यू 1/16 हो गई. तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो 2 की पावर n इज इक्वल टू 16, तो n की वैल्यू 4 हो गई. तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 हाफ लाइफ्स जो है इसका एक्सप्रेशन के रूप में दे रखा है, डेट इज 24 आवर्स. तो 4 हाफ लाइफ का मतलब हुआ 24 आवर्स. तो हमें तो 1 हाफ लाइफ का चाहिए ना भाई. 1 हाफ लाइफ कितना होगा, 24/4 डेट इज 6 आवर्स. जस्ट द कंसेप्ट ऑफ यूनिटरी मेथड. सो t1/2 जो है t हाफ दैट इज द मीन लाइफ इज इक्वल टू 6 आवर्स. तो ये तो आ गया आपके पास, क्या आया, दैट इज द हाफ लाइफ.
नाउ हमें यहाँ पे डी के कॉन्स्टेंट भी बताना है। तो डी के कॉन्स्टेंट जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.693 बाई लैम्डा। तो लैम्डा डी के कॉन्स्टेंट है तो 0.693 बाई टी हाफ। तो यहाँ पर सॉल्व करो 0.693 बाई 6 सॉल्व करोगे यू विल गेट सम रिजल्ट एंड द यूनिट विल बी आर इनवर्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन। नाउ the last part which I am going to discuss is average या mean life भी बोल सकते हैं, average या mean life of a radioactive substance जिसको हम टाउ से एक्सप्रेस करते हैं, टाउ। सो इट इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज बेसिकली द एवरेज ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑल द एटम, जितने भी एटम्स की जो लाइफ्स है ना, इनका एवरेज है सैंपल में। एवरेज का मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ ऑल द थिंग डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल। सो टाउ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 बाई लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। 1 बाई लैम्डा, लैम्डा को हमने क्या एक्सप्रेस कर रखा ऊपर? 0.693 बाई टी। ये तो यहां पे हम लिखेंगे 0.693 बाई टी हाफ। तो टाउ इज इक्वल टू, सॉल्व करो यू विल गेट 1.443 टी हाफ। तो आप देख सकते हो जो एवरेज लाइफ है, इट इज एवरेज जो लाइफ है या मीन लाइफ है, इट इज ग्रेटर देन द हाफ लाइफ। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो क्वेश्चन किस रूप में पूछा जा सकता है? एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ, एवरेज या मीन लाइफ। तो आपको यहां पर किस तरीके से सॉल्व करना है? देखो जो टाउ है दैट इज द एवरेज। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, टाउ इज द एवरेज या मीन लाइफ, और जो टी 1/2 जो है इट इज द हाफ लाइफ। तो और लैम्डा जो है दैट इज द डी के कॉन्स्टेंट। तो टाउ इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा है। आपको लैम्डा का रिलेशन पता है, डेट इज 0.693 अपॉन टी 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लो। सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इन फर्स्ट। सेकेंड से फर्स्ट में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। तो टॉर्क इज इक्वल टू 1 बाई, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। तो 0.693 बाई टी 1/2। तो सॉल्व करो यू विल गेट 1.443 टी 1/2। टी 1/2, लेट मी राइट इट एफिशिएंटली। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो जो टॉर्क है, टाउ जो है, मीन एवरेज लाइफ, इट इज मच ग्रेटर देन द हाफ लाइफ। तो ये क्या है? एवरेज या फिर मीन लाइफ इज ग्रेटर देन द हाफ लाइफ। और कितना ज्यादा है? 1.443 टाइम्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अल्फा डीके, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव डीके, एंड द गामा डीके। एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके. We have discussed about the activity, we have discussed about the number of nuclei left after n half lives, we have discussed about the mean life, we have discussed about the graphical analysis for the n versus t, log e n versus t, r versus t, log e r versus t. So thanks a lot for watching this particular lecture. If you have any query, please raise it out in the next session.